हाय एवरीवन, कुलदीप सिंह मॉड्यूल नंबर 7 में आपका स्वागत है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा कैसे पेपर वर्क काम करता है। वैसे तो एक प्रॉपर्टी लायर रहेगा जो आपकी मदद करेगा। अगर आप ब्रोकर के थ्रू जा रहे हो तो वो भी हेल्प करेंगे, कर सकते हैं, बट आपको भी ये सारी चीज़ें कुछ पता होनी चाहिए। लेट्स स्टार्ट। अब हम बात करेंगे लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। टॉपिक होगा प्रॉपर्टी के कानूनी पहलू एंड गलती से बचने का मार्ग। आगे अगर देखेंगे तो द डीड, टाइटल डीड, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन क्या होता है। प्रॉपर्टी खरीदना सिर्फ पैसा देना नहीं होता, लीगल ओनरशिप ट्रांसफ़र भी होना चाहिए। ठीक है, लीगल ओनरशिप बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। तो अब आगे हम बताएंगे टाइटल डीड। ये डॉक्यूमेंट प्रूव करता है कि प्रॉपर्टी का असली मालिक कौन है। आप जब जाओगे ना, अब अलग अलग स्टेट का थोड़ा बहुत अलग है, पर टाइटल सर्च रिपोर्ट इसलिए बनती है कि किसका है। अगर कोई पुश्तैनी ज़मीन है, कैसे उनके पास, किसके पास आई, एकदम क्लियर ऐसे इंडेक्स 2 होता है। जैसे हम गुरुग्राम में तो यहाँ पर कागज़ या खसरा की बात कर रहे हैं, ऐसे होता है ना। तो इंडेक्स 2 पे किसका नाम है, कौन कौन है इनके साथ, या लैंड है तो जो हमारे कागज़ या खसरा के ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे करके जो भी है वो आप चेक करें। ऐसे जिनके आप टाइटल जो हैं वह क्लियर रहे। सबसे इम्पोर्टेंट टाइटल क्लियर होना चाहिए, मतलब नो लीगल डिस्प्यूट, है ना। अगर इसलिए बहुत सारे नाम हैं, अगर एक ही प्रॉपर्टी में तो लफड़ा रहता है। एक सिंगल ओनर है, क्लियर टाइटल है, उसके नाम पर है, कोई मॉर्गेज नहीं किया है, कोई लोन नहीं है, समझो एकदम बेस्ट प्रॉपर्टी है। पर मल्टीपल ओनर्स हैं, ये मान लो है ना, फादर से इनके पास आई, लेकिन उनकी कोई सिस्टर भी थी। कल को कोई उठ के क्लेम कर दे, फिर बहुत प्रॉब्लम होगा। तो वो एक बार करा लेते हैं, टाइटल सर्च रिपोर्ट बना लेते हैं। दूसरा और एक चीज़ करते हैं कि एक जो लोकल न्यूज़पेपर होता है वहाँ पर एक रीजनल लैंग्वेज में, 2 लैंग्वेज में एटलीस्ट एक नोटिस दे देते हैं। वो आपका लायर कर देगा, उनकी एनओसी लगती है, क्योंकि बिना ओनर से पूछे तो आप नहीं डाल सकते हो किसी की प्रॉपर्टी का। वो परमिशन लेके रिटर्न में रहता है, आप एक डालते हो, उसका पीरियड रहता है 15 दिन का, वाले से कि उसके 15 दिन के अंदर कोई अगर कॉल, वहाँ पे नंबर रहेगा, लॉयर का ही दे देते हैं, कॉमन नंबर रहेगा, तो वह बोलेगा अरे यह कौन सा है, ये प्रॉपर्टी में तो हमारा भी हिस्सा है। ऐसे कुछ आ तो नहीं जाता, तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जब आप ज़मीन का ज़्यादा देते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी क्या होता है। हर स्टेट का अलग अलग परसेंटेज होता है।
कहीं पे 5, कहीं पे 7, कहीं पे ऐसे अलग अलग परसेंटेज। सबसे बड़ा पेपर स्टैम्प ड्यूटी, मतलब ऐसे तो आप 500 रुपये के MOU पे भी करा लो, पर लीगल रहता है कि स्टैम्प ड्यूटी भरी जाती है जो गवर्नमेंट को जाती है, काफ़ी बड़ा अमाउंट रहता है। तो ये स्टैम्प ड्यूटी हर स्टेट का अलग अलग है और वो भरना पड़ता है। यूजली 5 to 10% प्रॉपर्टी वैल्यू, जो कि हमारे NCR में या जो भी आप एक बार चेक करें में है, तो यहाँ की बात कर रहे हैं। पर अलग अलग स्टेट का डिफरेंट है। कहीं पे थोड़ा सा डिस्काउंट है। अगर केवल लेडीज़ के नाम पे है तो रजिस्ट्रेशन सब रजिस्टर ऑफिस में प्रॉपर्टी को उनके नाम रजिस्टर कराना होता है। अब रजिस्ट्रेशन भी कराना होता है, उसके चार्जेस भी रहते हैं। जैसे यहाँ पर हम NCR गुरुग्राम में हैं तो 1% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू 30,000, मतलब आप मान लो 2 करोड़ का है, 30,000 की रहेगी मैक्सिमम 30,000। पर अगर कोई 20 लाख की प्रॉपर्टी है, जब बहुत कम होता है तब आपको 20,000 1% या 30,000 यह जाके आपको रजिस्टर करना पड़ता है। लीगल ओनरशिप तभी ट्रांसफ़र होती है, यह स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन भरने के बाद ही लीगल ओनरशिप आप रहते हो, उनके रिकॉर्ड में आपका नाम आ जाएगा। कभी कभी रजिस्ट्री के बिना पैसे मत दो, कभी भी टाइटल प्लस रजिस्ट्री इंक्लूसिव ओनरशिप कोई है ना, पहले पेमेंट कर देते हैं और फिर रजिस्ट्री में रहती है, पता लगा आया ही नहीं। बहुत सारे इशू रहते हैं। तो जो भी आप हैं पूरा पेमेंट आप DD बना लेते हैं, जाते हो रजिस्टर ऑफिस में, एक हाथ से DD दो क्योंकि वो तो बाउंस नहीं होगा और वो साइन करते हैं, आप देते हो, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। उससे पहले कि कोई पेपर पैसा मांगे कि नहीं पूरा पेमेंट कर दो, फिर अगले हफ्ते आके रजिस्ट्री करते हैं, कभी भी नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है। एक हाथ से चाबी, एक हाथ से पैसा, बस क्लियर काम। रेरा एंड लोकल अथॉरिटी जो भी रहता है ना, हर एक स्टेट का अपना रेरा है। कई बार भी बता चुके हैं, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऐसे बोल रहे हो, तो ये हर एक स्टेट का अपना अपना होता है, पर 80% सेम रहता है, थोड़ा थोड़ा चेंजेस रहते हैं। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी इंडिया का हर बिल्डर और प्रोजेक्ट का रेरा में रजिस्टर्ड होना चाहिए। कभी भी कोई ऐसी प्रॉपर्टी आप ना खरीदें जो रेरा रजिस्टर्ड नहीं है, कभी नहीं, कभी, नेवर नेवर एवर एवर। ठीक है, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ में हम हमेशा बोलते हैं जो प्रॉपर्टी पे लोन नहीं हो सकता वो प्रॉपर्टी कभी ना खरीदें। क्या वजह है कि बैंक लोन नहीं दे रहा है, तुरंत घंटी बजनी चाहिए, रेड अलर्ट। ठीक है, रेरा रजिस्टर्ड होना चाहिए और उस प्रॉपर्टी पे लोन बैंक देने के लिए तैयार होनी चाहिए, तभी प्रॉपर्टी लें। आपको पोजीशन डिले, क्वालिटी इश्यूज, फ्रॉड से बचना है। क्योंकि रेरा क्या करेगा, पहले बहुत प्रॉब्लम होता था, डिले मतलब 1 2 3 5 साल तक डिले करते थे।
पूरा मनमानी चलता था, बहुत लोग बर्बाद हुए हैं, पैसा अपना लग जाता था। बिल्डर लोग आप बहुत सारे ऐसे न्यूज़ सुनेंगे। तो रेरा आने से अभी ऐसा वह नहीं कर सकते, बहुत स्ट्रिक्ट है रेरा। क्वालिटी जो बोला है देंगे, कुछ और तो आप उसके ऊपर, क्योंकि आप जब कोई पोजीशन लेते हो तो उसके साल गारंटी वारंटी रहती है कि 5 साल तक कोई टूट फूट हुआ तो वो आपको रिपेयर करके देंगे। रेरा में बहुत सारे रूल हैं, चाहिए तो हम एक से कोर्स इन पर बना देंगे एज अ बायर। क्या क्या आपके हक में रेरा बोलता है, क्या क्या करने से आप अपना, अगर कोई डिले कर रहा है या आपने कैंसिल किया, पैसा नहीं दे रहा या जो बोला था वो नहीं कुछ और कर रहा, तो जो भी चीज़ें हैं तो उसको कैसे रिजॉल्व करें। उस मैटर को नाम भी लोगे ना तो आप, कोई अगर आपको घुमा रहा है, ठीक है, बोलना कि मैं जाता हूँ, अपील करता हूँ रेरा में, वो दो देखना फट से आ जाएगा लाइन पर। क्योंकि उसका एक बार नाम खराब हो गया तो गए काम से। रेरा और धीरे धीरे और स्ट्रिक्ट होते जा रहा है। 2016 से आया था, अभी धीरे धीरे 10 साल हो गए हैं तो स्ट्रिक्ट होते जा रहा है। रेरा की हर एक स्टेट की जैसे वेबसाइट होती है तो वहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हो उसके बारे में, कोई लिटिगेशन तो नहीं है, क्या प्रोसेस है, कितना सेल हुआ है, जो भी है उसका पूरा जन्म कुंडली है तो वो निकाल सकते हो। वेबसाइट रहती है, जैसे हम NCR में हैं, गुरुग्राम में हैं तो यहाँ पर हरेरा.com है, जहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं सारे इन्फॉर्मेशन। तो यह आपके हथियार है, इससे इसको यूज करो, जागरूक बनो। लोकल अप्रूवल्स, बिल्डिंग प्लान्स अप्रूव हुआ क्या, यह बहुत ज़रूरी है कि विदाउट अप्रूवल के कोई कितना भी बांध दिया, बाद में फिर आपका कुछ, आप तो गए फंस जाओगे, वो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो जाता है। मतलब परमिशन है 4 फ्लोर की और उसने 6 फ्लोर बांध दिया तो अप्रूवल प्लान के हिसाब से नहीं है, तो वो प्लान सेक्शंस है क्या वह चेक करना है। कंप्लीशन सर्टिफिकेट पहले भी बताया था, जब आप पोजीशन लेने से पहले ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, रेरा प्लस OC प्लस CC, लीगल से प्रॉपर्टी। अगर किसी का रेरा है और रेरा मतलब शुरुआत करने के लिए उनको लगता है, और कंपटीशन सर्टिफिकेट मतलब जब पूरा प्रोजेक्ट ओके हो गया, सारे जो भी नॉर्म्स उस हिसाब से बन गया, तब गवर्नमेंट अथॉरिटी है जो MCG जैसे यहाँ पर है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन रहता है, वो उसको देता है। कंप्लीट हो गया। अगर ये स्टार्ट और ये कंपल्स ये बोलते हैं कंपेंसमेंट सर्टिफिकेट, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ये दो चीज़ें हैं तो समझो पक्की बात है, मतलब सही चीज़ है। रेंट एग्रीमेंट एंड, अब वो तो खरीदने पे हो गया। अगर आप प्रॉपर्टी रेंट आउट कर रहे हो तो क्या क्या ध्यान देना है।
तो अगर आप रेंट पे देना चाहते हो तो लीगल रेंट एग्रीमेंट बनवाना ज़रूरी है। कभी भी प्रॉपर्टी रेंट पे देते समय ऐसे नहीं कि बस 500 के स्टैम्प पेपर पे बना लिया, वो वैलिड नहीं है। कोर्ट कचहरी में अगर कुछ हुआ तो इसको मान्यता नहीं है। इस पर गवर्नमेंट आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए रेंट एग्रीमेंट। और आजकल तो ऑनलाइन हो गया है, बड़ा इजी है, आप कहीं भी बैठे बैठे कर सकते हो। उल्टा जो ऐसे पर्सनली मिलके रजिस्टर ऑफिस में जाते हैं, लाइन लगाओ, खड़े रहो, ये तो बैठे बैठे आपको बायोमेट्रिक मतलब आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, जो टेनेंट है उसके पास भी, जो ओनर है उसके पास भी। बस हम उसमें क्या होता है, 3,000 से 5,000 का खर्चा आता है। वह बचाने के लिए आदमी सोचता है 500 में कर लें, लेकिन वो 500 को आपकी प्रॉपर्टी, आपका पूरा स्टेक पे करोड़ों की प्रॉपर्टी लग रहा है। और जो रेंट एग्रीमेंट का पैसा है वो भी हाफ हाफ शेयर होता है। ऐसे नहीं कि सब आपके पॉकेट से जाएगा। मान लो 5,000 है तो आपको आधा आधा देना होगा, पर वो कोई बोले टेनेंट वगैरह पर रजिस्टर्ड ही करो, भले 2 महीने के लिए वो आ रहा है पर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करना है, वही वैलिड है। उसके साथ साथ पुलिस वेरिफिकेशन करना टेनेंट का बहुत ज़रूरी है। हमने बहुत से ऐसे चलते चलते ठीक है, पर जो फंस जाता है ना, उसको पता लगता है कि क्या होता है। कुछ कांड हो गए, बहुत एक से रहते हैं, समझ में नहीं आता, तो ज़रूर है कि पुलिस वेरिफिकेशन करा के रखो। कल को कुछ हुआ केस तो पर आप बता सकते हो हमने रेंट एग्रीमेंट किया, पुलिस वेरिफिकेशन किया। कई जगह पे ऐसे सोसाइटी वगैरह का एनओसी या कुछ परमिशन लगता है, तो वो आपके सेफ्टी के लिए है। अच्छा है उनको भी इन्फॉर्म कर दिया कि हमारे घर में टेनेंट रह रहा है। और कोई ऐसे बोले कि सर इसमें क्या ज़रूरत है, बस आप किराया लो, हम आके रह रहे हैं, तो कभी ना करें ऐसे। और जो भी हैं एग्रीमेंट में भी सारे टर्म्स कंडीशन डाल दें। जैसे नोटिस पीरियड होता है, 1 महीने का नोटिस पीरियड रहेगा फ्रॉम बोथ द साइड। उसके बाद कितना रेंट रहेगा, अगर 1 साल के बाद बढ़ना है तो कितना बढ़ेगा, 5 to 10% ऐसे बढ़ता है। अब डिपॉजिट कितना रहेगा, अगर इन केस कुछ टूट फूट होता है तो डिपॉजिट में कैसे डिविडेंड होगा, वो सारी चीज़ें वहाँ पे ना लिखें, ब्लैक एंड वाइट में रहे। वर्बल कोई नहीं पूछता है कि पेपर पे वे है वही सही है। आप समझो फुल्ली फर्निश दे रहे हो, क्या क्या फर्नीचर में दे रहे हो, फ्रिज, टीवी, एसी जो भी है, तो वो मेंशन होना चाहिए भाई ऐसे कंडीशन में दिया था। क्योंकि अब जब आप वापस लोगे तो वो खाली करके जाएगा, तो वो आपको भी सेम कंडीशन में चाहिए जैसे आपको दिया, सेम कंडीशन में आप हमें दो। अगर कुछ कम ज़्यादा है
तो फिर वो डिपॉजिट से हम लेस करेंगे। मान लो किराया नहीं आया, टाइम है नहीं आया है, टाइम से किराया नहीं आया, तो क्या होगा? लेट अगर दे रहे हैं, मान लो 5 तारीख को डेट हमने जो है फिक्स कर रखी है, आप एवरी मंथ डिसाइड हुआ है, पर वो 2 महीने डिले कर बोला। अब ये वो प्रॉब्लम है, तो इंटरेस्ट लगेगा या नहीं लगेगा, या डिपॉजिट से आप उसको बोलोगे वैकेंट करो, या ऐसी चीज़ें को पूरा ध्यान रखें। स्पेशली जब आप कहीं दूर रहते हो, एनआरआई हो, कई बार दूर दूर प्रॉपर्टी हैं, तो आपको आना जाना पड़ गया, टेनेंट टेढ़ा मिल गया, तो फिर तो गए काम से। पीस ऑफ माइंड चाहिए, तो सब क्लीन करो, क्लियर करो। अच्छा, एकदम नज़दीक हो, टेनेंट थोड़ा सा डरता है, आ जाएंगे, उठ के देखेंगे क्या हो रहा है, पर दूर है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, तो फिर और ऐसे टेनेंट ना जो आते हैं, जो फ्रॉड करने वाले हैं, तो ऐसे लोगों को देखते हैं जो एजेड हैं या जो दूर रहते हैं, बार बार आ जा नहीं सकते, या एनआरआई वगैरह हैं, फिर वहाँ पे वो कुछ ना कुछ करते हैं। ठीक है, तो कोशिश करो कि ऑनलाइन डालो, अगर सब सही है, नहीं तो लोकल ब्रोकर है, तो वो, क्योंकि रेंट में क्या होता है कि ब्रोकरेज जो होती है बोथ साइड से होती हैं, कहीं पे क्या यूजुअली जो भी अदर जगहों का अपना डिपेंड ऑन करता है, ज़्यादातर अभी ऐसा है। बट एक बंदा है जो आपको थोड़ा सा सेफ्टी दे सकता है, उसको चेक करके लो, नहीं लेते हैं तो फिर आपका जाने कुछ नहीं है। बट एक बंदा जो है वो आपका थोड़ा सा सेफ्टी दे सकता है, उसको चेक कर लो, अपने दोस्तों के रेफरेंस से मांग के लो, क्योंकि वो भी एक बदमाश निकल जाते हैं, सब नहीं होते, कहीं सब बुरा नहीं होता या अच्छे होते हैं, बट कुछ के कारण गलती क्यों करना, वाई टू टेक चांस। ठीक है, एग्रीमेंट बनाना ज़रूरी है। रेंट एग्रीमेंट लिस्ट क्या होता है? 11 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट कॉमन होता है, आप 2 साल या 3 साल का भी बना सकते हो, या 11 मंथ का करो और उसको रिन्यू कर दो। अगर सब सही चल रहा है तो बोलो ये बेटर रहेगा। स्टैम्प पेपर पे बनवाना होता है, स्टैम्प पेपर पे बनवाना होता है या नहीं, वो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट एक आता है स्टैम्प पेपर वाला, वो वैलिड नहीं है। आप रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करना मतलब स्टैम्प ही समझो, उसका जो आप रजिस्टर्ड करते हो ना, वहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी भरनी रहती है, रजिस्ट्रेशन लगता है। जैसे आप सेल करते हो तो कैसे होता है, रजिस्टर्ड का मतलब, पर ये बहुत कम अमाउंट रहता है, बस टेनेंट ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर लिखी हूँ, हर एक चीज़ दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी हुई हैं, हमारे क्या राइट्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेम टेनेंट के क्या राइट्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्लियर होना चाहिए। पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूरी है। इज़ मैनी सिटीज, ऑलमोस्ट सभी सिटीज़ में पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूरी है। अरे भाई, कौन घर में रह रहा है ना, वो बहुत ज़रूरी है, वो सही आदमी है कि नहीं, बाद में गड़बड़ कुछ हो गया। अब बहुत सारे केस हुए हैं इस पे,
हम मतलब इसमें नहीं अभी कवर करेंगे, बट आप ये समझ लो, बहुत ज़रूरी है कि पुलिस वेरिफिकेशन प्रॉपर हो, डिपॉजिट अमाउंट इसमें सब मेंशन होना चाहिए, रेंट ड्यू डेट कब रहेगा, मेंटेनेंस का क्या रोल है, टेनेंट भरने वाला है, आप भरने वाले हो। नॉर्मली ये होता है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में आप खुद भरते हो, ओनर का ही जाता है मेंटेनेंस। सब कुछ लिखवा लो, सब कुछ लिखित में होना चाहिए। प्रॉपर्टी टैक्सेस एंड कैपिटल गेन यह भी एक रहता है, थोड़ा सा जानना। प्रॉपर्टी टैक्स हर साल लोकल मर्सिबल गाड़ी पे करना होता है, वो भी आपका प्रॉपर्टी टैक्स है, साल में भरना पड़ता है। मतलब लाइट फैन जो भी है कारपोरेशन एरिया के, अभी तक तो होता है ग्राम पंचायत में आता है, एक आता है कारपोरेशन में। तो जो भी कारपोरेशन है आपको आपसे प्रॉपर्टी टैक्स लेता है, बदले में आपको जो लाइट आती है, गांव में इतना नहीं है लेकिन शहरों में आपको परमानेंट लाइट आती है, कारपोरेशन का वाटर आता है, सड़कें सवेरे जो भी पूरा हम यूनो कलेक्शन के लिए जो भी गार्बेज वगैरह वो आते हैं, प्रॉपर वो सारी सुविधा मिलती है। बदले में प्रॉपर्टी टैक्स रहता है। ऑनलाइन पोर्टल या वर्ड ऑफिस भर सकते हैं, ऑफिस में जाके भर सकते हो, उनके ऑफिसेस भी हैं, पर आजकल बहुत इजी हो गया है। ऑनलाइन जाओ, अपना प्रॉपर्टी टैक्स पे कर सकते हो। टाइम पे ना भरा तो फाइन लगता है, हाँ बिल्कुल टाइम पे नहीं लगता तो फाइन लगता है। इनफैक्ट वो टाइम से पहले भर दो तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट ऑफर भी दे देते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। और वो एक ऐसा पेपर है जिसे जब कोई मांगता है ना कि आपके पेपर दो, तो आपका लाइट बिल आपके नाम पर है क्या, प्रॉपर्टी टैक्स आपके नाम पर है क्या, इसी से प्रूफ होता है कि ओनरशिप या आपको एड्रेस प्रूफ वगैरह के लिए लगता है। कैपिटल गेन टैक्स, जब आप प्रॉपर्टी कैपिटल गेन क्या है कि अगर आपने प्रॉपर्टी लिया है और आप बेच रहे हो, और अगर 2 साल के अंदर बेच रहे हो तो वो होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और 2 साल से ज़्यादा अगर लगता है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। शॉर्ट टर्म में रहता है कि फिक्स आपको यह देना पड़ेगा जो भी स्लैब में आप इनकम टैक्स के आते हो। लॉन्ग टर्म में है कि आपको वापस से री इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे आप पैसा बचा सकते हो पर ज़्यादा सही है। इसके लिए आपका सीए होगा, चार्टेड अकाउंटेंट से बात करो कि क्या रहेगा। फिर भी आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि क्या होता है। तो 2 टाइप का होता है, ये शॉर्ट टर्म बिलो 2 इयर्स एज पर इनकम स्लैब जैसे बताया था, लॉन्ग टर्म आफ्टर 2 इयर्स 20% विद इंडेक्स, ये आप चेक करें, ठीक है। अब ये सीए थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, क्योंकि जब आया था पहले ये
3 साल का था। 3 साल से पहले करोगे तो शॉर्ट टर्म में काउंट होगा। अभी वो 2 साल कर दिया है, तो कुछ थोड़े बहुत चेंज आते रहते हैं ना। तो बेटर है कि आपका सीए आपको जैसे गाइड करे उससे सोचो, नहीं तो बाद में अगर आ जाएगा तो बड़ा नोटिस और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और फिर कई गुना फाइन वाइन लेते हैं, तो बड़ा ऐसे रहता है। तो जो है समझ के करो हर चीज़, जो भी प्रूफ टिप। अगर आप पैसे किसी और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो विद इन 2 ईयर तो टैक्स बेनिफिट मिलता है। सेक्शन 54 जैसे हमने बताया था कि अगर ये आप जो अपने कैपिटल गेन किया है वो पैसा वापस आप लगाते हो किसी प्रॉपर्टी में, तो आपका ये बेनिफिट मिल जाता है। इसका टैक्स नहीं भरना पड़ता। या कोई इंफ्रा ब्रांड कुछ करते हैं, इनका फंड वगैरह ब्रांड्स रहते हैं गवर्नमेंट के ब्रांड्स, उस पर भी आप चाहो तो लगा सकते हो। तो कुछ तरीके हैं जो आपको सीए ज़्यादा बताएगा, हम थोड़ा सा बता रहे हैं। बट क्योंकि ये बदलाव भी आते रहते हैं, उनसे चेक करके लो कैसे वो इसको बचा सकते हैं। और अगर मॉड्यूल 7 की बात करें तो हमने टाइटल डीड होनी चाहिए, रजिस्टर्ड करो, रजिस्ट्री करो, रजिस्टर्ड होना चाहिए, स्टैम्प ड्यूटी भरो, ओनरशिप का प्रूफ वही रहता है। आपका रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी ही लो, बिना रेरा के देखना ही नहीं है। अपने को रेंट एग्रीमेंट लीगल तरीके से बनाओ, शॉर्टकट मत करो। प्रॉपर रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट हो, पुलिस वेरिफिकेशन हो, प्रॉपर्टी टैक्स एंड कैपिटल गेन रूल्स समझ के प्लान करो। कई लोगों को यह पता ही नहीं रहता कि वो सोचते हैं इतना प्रॉफिट बनाया, फिर वो प्रॉफिट पता लगा गवर्नमेंट को गया तो क्या फ़ायदा। पर उसको लिए क्या क्या तरीके हैं, कैसे हैं आप सेव कर सकते हो, यह समझ जाओ कि यहाँ पर यह ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले मॉड्यूल में। थैंक यू।